अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की मैदान जंग में फतह के बाद सिफारती महाज पर मोदी की नींदें हराम करने की, और पाकिस्तान ने भारत को सिफारती सतह पर तनहा कर दिया है। और आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भारत को दिफाई मैदान में शिकस्त देने के बाद सिफारती महाज पर भी मुतहर्रिक हो गए हैं। वज़ीर आज़म तुर्की और ईरान का 4 रोज़ा कामयाब दौरा मुकम्मल करके आज़रबाईजान पहुँच चुके हैं। तुर्की में शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दवान से मुलाकात में दिफा, मईशत, सयाहत और सकाफत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया और भारत के साथ हालिया तनाज़े में तुर्की की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म का ईरान का दौरा भी मस्बत रहा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने पाकिस्तान के फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ को सराहा और कहा कि इसराइल के दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने कभी उसूली मौक़िफ़ से पीछे कदम नहीं हटाया। कश्मीर और फ़लस्तीन पर ईरान के मौक़िफ़ को भी वज़ीर आज़म ने सराहा और पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, तुर्की और अब ईरान जैसे ममालिक के साथ करीबी रवाबत ने भारत को सिफारती तौर पर तनहा कर दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी सालिसी पर भारतीय मीडिया ने अमरीकी सदर को ही निशाने पर रख लिया है। सीख पाक भारतीय वज़ीर आज़म मोदी, जो पहले अपने मुल्क में अक़लियतों को कर चुका है, अब पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। मोदी ने एक बयान में पाकिस्तानियों को रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ, तैयार रहो, इस हवाले से जैसे मुतशद्दिद अल्फाज कहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय क़यादत के बयानात को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि ये खित्ते के अमन के लिए खतरा है और आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। उधर भारत में अक़लियतों, ख़ासतौर पर मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों पर RSS और विश्व हिंदू परिषद के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। इसी दौरान साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी की घिनौनी चालों को बेनकाब कर दिया। उनके इंकशाफात ने मोदी सरकार के मकरू अज़ाइम का पोल भी खोल कर रख दिया है। और नाज़रीन, सवाल ये है कि यशवंत सिन्हा की मोदी पर तनकीद किस हद तक भारतीय अवाम और आलमी बरादरी की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। मोदी की पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त धमकियाँ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर क्या असर डाल सकती हैं? मोदी सरकार के मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ इक़दामात आलमी सतह पर भारत की साख को कैसे मुतासर कर रहे हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान के हालिया दौरों के साथ साथ दीगर मुस्लिम ममालिक के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि रवाबित बढ़ चुके हैं और इस वक्त सिफारती सतह पर काफ़ी हमारे मौक़िफ़ को सराहा भी जा रहा है, जबकि मोदी सरकार के बयानात को खासा तनकीद का भी इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि इस वक्त भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और भारतीय भी अभी ये समझ चुके हैं कि ये एक चाल है। और ख़ास तौर पर जो हमने ये देखा कि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बिकता है। अपने गेस्ट से भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से हम जो सिफारती एफर्ट्स की जा रही हैं, एक सिफारती मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और इसको लीड कर रहे हैं अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। और वो इससे पहले हमने देखा कि तुर्की के दौरे पर गए, बड़ा कामयाब दौरा रहा। रजब तैयब एर्दवान से उनकी मुलाकातें हुई और उसके बाद हमने देखा कि वो ईरान गए हैं, ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें हुई और अब वो अगले मरहले में आज़रबाईजान पहुँच रहे हैं। तो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल और सिफारती एफर्ट्स जो हो रही हैं उस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज़कियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने, उनको खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें माहिर बैनुल अक़वामी उमूर शाज़िया चीमा साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। शाज़िया साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाज़िया साहिबा, अब जंग तो वही होती है कि जो पेपर पे भी आप जीत जाएं। अभी दिफाई तौर पर तो हमने कामयाबी हासिल कर ली है भारत से, अब सिफारती एफर्ट जो हैं उसमें तेज़ी नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म अब खुद इसको लीड भी कर रहे हैं। कितनी इफेक्टिव कोशिश है, ख़ास तौर पर तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान के दौरों के हवाले से बताइएगा। देखिए, इस पूरे जो हमारे पे जो अटैक हुआ और जिस तरह हमने उसे रिटेलिएट किया, एक आजमाइश बहरहाल थी, हम उसमें कामयाबी से निकले। उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए कुछ चीज़ों को बहुत क्लियर कर दिया। पाकिस्तान के साथ दुनिया में कितने ममालिक खड़े हुए हैं और कितनी ज़्यादा तादाद में हैं, और पाकिस्तान की सफारती जो हिंदुस्तान की सफारती तन्हाई है उसका क्या आलम है। ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपके सामने जो हैं वो खुल के आ जाती हैं। हमारे साथ जो ममालिक खुल के अनकंडीशनल जो है वो खड़े रहे, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि पूरा साल गुजर जाएगा और हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर दौरे ही करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने शुरुआत जो है वो अपने करीब और दोस्त ममालिक जो हैं उनसे की, उनके साथ जो है वो जाके वहाँ पे उनसे मिले, उनका शुक्रिया अदा किया। और इसके अलावा बाकी जो बायलैटरल इश्यूज होते हैं, तिजारत है, इसके अलावा जो इलाके का अमन है, फ़लस्तीन का मसला हो गया, जैसे कश्मीर का मसला है, इन सब पे भी बात हुई है।
तो आप ये कंपैरिजन करें कि एक तरफ एक हारा हुआ इंसान है जो कि स्टेज पे खड़ा होकर कत्ल की धमकियां दे रहा है, कह रहा है कि चुप करके रोटी खाओ, नहीं तो गोली गोली तो है ही, नहीं तो मेरी गोली खाओ। आपको बकायदा कत्ल की धमकी दे रहा है एक पूरी कौम को, एक पूरे मुल्क को। आप उसकी हालत देखें। और दूसरी तरफ एक लीडर है जो कि दुनिया में जिस तरह एक लीडर होता है, वो लोगों से मिल रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर ईरान में उनसे मिले हैं, प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, आज वो आज़रबाईजान पहुंच गए हैं। ताजिकिस्तान में उनकी जो ग्लेशियर समिट था उसको उन्होंने अटेंड किया है, तुर्की गए हैं। तो आप दोनों तनाजुर में देखें कि इस वक्त दुनिया क्या देख रही है, ऑप्टिक्स क्या है, इंडिया क्या ऑप्टिक्स दिखा रहा है और पाकिस्तान क्या ऑप्टिक्स दिखा रहा है, कि हम किस तरह एक इंतहाई जिम्मेदारी से ना सिर्फ एक क्राइसिस से निकले हैं, बल्कि उसमें से सुरखरू होके निकले हैं। और अब अपनी जो हमारी सिफारती ताल्लुकात जो पहले ही हमारे दोस्तों से इतने गहरे हैं, हम उनके साथ उनके पास जा रहे हैं, मजीद बात को आगे कर रहे हैं। और एक दूसरी तरफ एक लीडर है जो कि बिहार के इलेक्शन के लिए 26 लोगों की अपनी ही जान लेता है और उसके बाद कल गुजरात में खड़ा होकर एक मुल्क उसके बच्चों को कत्ल की धमकियां दे रहा है और कह रहा है जैसे कोई गुंडा खड़ा हुआ होता है। और साथ में उनको ये बता रहा है, झूठ की कहानियां घड़ रहा है, उनको बता रहा है कि पाकिस्तान का कोई एयर बेस हमने छोड़ा ही नहीं है, पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहरा दिया। मैं हैरान हूं, उसकी तकरीर हमेशा से बड़ी कॉमिक होती है, अच्छी कॉमेडी देती है, लेकिन कल उसकी तकरीर के अंदर कॉमेडियन के साथ एक गुंडे का आपको रोल भी नजर आता है। जैसे एक बदमाश जो है वो भी गली मोहल्ले के लेवल का बदमाश जो है, वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर एक सॉवरन कंट्री को मर्डर की जो है वो धमकियां दे रहा है। ये उसकी सोच है, ये उसकी जुबान है, ये उसका लहजा है और ये दुनिया देख रही है। और उसके बाद फिर वहां का पैरेलल मीडिया कहता है कि इंडिया इतना आइसोलेट क्यों हो गया है, इंडिया के साथ कोई क्यों खड़ा नहीं हुआ। यकीनन इंडिया तो आइसोलेट आपको होता जा जवाब रहा है। मिल शाज़िया जाना साहिबा, चाहिए। आपने बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में कंपैरिजन किया है कि एक तरफ मोदी है और कितना झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, और दूसरी जानिब अगर हमारा मौकिफ देखते हैं उसको भी पजीराई मिल रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, राब्ते बढ़ा रहे हैं, सिफारती सतह पर भी हमें बहुत पजीराई मिल रही है। मसूद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि शाज़िया साहिबा ने भी कहा कि किस तरह से वो गुंडागर्दी मोदी अब दिखा रहे हैं अपनी, और कह रहा है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। जिस तरह के बयानात मोदी की सरकार की जानिब से आ रहे हैं, आपको नहीं लगता ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए और खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, अमन के लिए? तो दुनिया को इस पर अब कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये एक शिकस्त खुर्दा जहन की निशानी है कि वो इतने बड़े मुल्क का लीडर होने के बावजूद इतनी छोटी सोच रखता है वो, कि उसको अभी तक वो शिकस्त हजम नहीं हो रही कि जिसके मुतल्लिक उसने शायद ये सोचा हुआ था कि जिस तरह ये लोग पुलवामा में इन्होंने किया था और उसके बाद इनको जो जख्म खाने पड़े थे पाक फिजाइया की वजह से, उसको इन्होंने नैरेटिव के ऊपर चेंज करके इलेक्शन जीत लिए थे। ये शायद इस दफा भी यही समझ रहे थे कि हमारा नैरेटिव इतना स्ट्रांग होगा पहला हमला करने के बाद कि वी विल गेट अवे विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे वांट टू डू, मगर ऐसा हुआ नहीं और उनको मुंह की खानी पड़ी। बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से उन्हें एक अजीमत और एक बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी इतने बड़े मुल्क को, कि उनकी फजाइया जो है तितर बितर हो गई। उनके जो एक्शंस हैं उनमें एक आपको उनके नैरेटिव में जो है हम आहंगी नहीं थी। और पाकिस्तान ने उस लिहाज से एक बड़े तहम्मुल बुर्दबारी के साथ, ना सिर्फ हमारी लीडरशिप ने, हमारे मीडिया ने उस मामले को बहुत तरीके से पेश किया। तो ये जो इसके अल्फाज हैं, ये मुझे मतलब वक्त के साथ साथ एक फ्रस्ट्रेशन वाला एलिमेंट इसमें बढ़ता जा रहा है और आगे जो इलेक्शंस भी ये फोर्सी कर रहे हैं और उसमें हमें यकीन है कि इसको एक बहुत बड़ी मतलब एक शिकस्त होगी। मगर मैं ये सोचने से कासिर हूं कि इतने अरसे से ये बंदा इस मुल्क की हुकूमत कर रहा है और अभी तक इसके माइंडसेट को हम मतलब देखते हैं कि उसमें और ज्यादा जहर आता जा रहा है कि ये एक तो चनाकिया की सोच है जो कि इन सबको मतलब बहुत पसंद है और ये फॉलो करते हैं कि तमाम आपके जो नेबर्स हैं वो आपके दुश्मन हैं। इस वजह से पाकिस्तान की तो हकीकत को ये तस्लीम नहीं करते और उसी की वजह से इनको ये इस दफा बहुत एक बेइज्जती की इनके लिए सिचुएशन आई है
कि किसी भी मुल्क ने खुल के इनका साथ नहीं दिया। अमेरिका के साथ जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, रशिया के साथ ये बात करते हैं, किसी भी ग्लोबल पावर ने, एंड मोर सो आप चाइना का देखें रवैया, तो चाइना ने बड़ा खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और अब इनको इस बात का जरूर एहसास होना चाहिए कि जिस रीजन में ये रह रहे हैं उसमें चाइना इस वक्त एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, दुनिया की ताकत बन चुका है, लेकिन इस रीजन को कंट्रोल कर रहा है। और उसके साथ अगर ये ताल्लुकात इस तरह से रखेंगे जिस तरह रखे हुए हैं, तो चाइना और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है उसने इनको चेकमेट कर दी है, उन्होंने इनको इंसर्कल कर दिए, ना सिर्फ डिप्लोमेटिकली बल्कि मिलिटरीली। और देखेंगे आप आने वाले वक्त में कि इकोनॉमिकली भी इनको जरूर ये स्ट्रैंगुलेट किया जाएगा। दो कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसकी वजह से दुनिया इनके पास आती है, लेकिन ये उस हकीकत से डिटैच हो रहे हैं कि मार्केट होने के अलावा इनके पास कोई और खूबी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से दुनिया के किसी मुल्क ने इनकी ऑल आउट सपोर्ट नहीं की और इन्हें एक बहुत स्ट्रेटेजिक शिकस्त हुई है डिप्लोमेटिक लेवल पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को सुरखरू कह सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस इत्मीनान के साथ जा रहे हैं मुल्क में, शुक्रिया का, वो एक जिस तरह आपने कहा कि ऑप्टिक्स है, और ऑप्टिक्स हमारी बहुत खूबसूरत ऑप्टिक्स है इस लिहाज से कि एक मुल्क जो फातेह मुल्क है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है, उसका जो लीडर है, वो किसने तहम्मुल के साथ इस वक्त दुनिया में फिर रहा है और अपने पॉइंट को नरेट कर रहा है और प्रोजेक्शन कर रहा है अपने मुल्क की एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है मेरे ख्याल में। ये बिल्कुल और आपने ठीक कहा आमिर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो पूरी दुनिया इस वक्त बाय कर रही है और भारत इस वक्त पूरा आइसोलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा शाजिया साहिबा, हम देख रहे हैं कि अगर खित्ते की सिचुएशन देखें, अभी चंद रोज़ पहले अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात भी हुई और उसमें भी एक कम्युनिकेशन तो हो गई है कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा नेबरिंग कंट्री है ईरान, वहाँ पर भी वज़ीर आज़म खुद गए और वहाँ के हालात जो हैं वो भी किसी हद तक पाकिस्तान की फेवर में ही जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान का जो अज़ली जो है वो दोस्त मुल्क है, वहाँ से भी हमें खैर की खबर ही आती है। तो एक तरफ रह गया भारत और दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ रह गए। तो इस सिचुएशन को आप कैसी देख रही हैं और भारत के लिए कितना मुश्किल होगा इस खित्ते में सरवाइव करना और पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर? देखिए, कल मैं एक श्रीलंकन एकेडमिक को सुन रही थी और वो कह रही थी कि भारत के बारे में उनका ये ख्याल था कि भारत ने ना सिर्फ ये कि उनका श्रीलंका का जो डिफॉल्ट है उसको प्लान किया था, पूरी उन्होंने रिसर्च इस पे की हुई थी और फिर वो अपनी पूरी रिपोर्ट को सम अप इस तरह कर रही थी कि हमारा डिफॉल्ट प्लान करके हमारी गवर्नमेंट को टॉपल करवा के ये एक ऐसा मुल्क है जो हमसायों की मजबूरियों के ऊपर, हमसायों की बेबसी को कैश करवाने वाला मुल्क है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान जो है उसका इसके बारे में, इंडिया के बारे में ये राय नहीं है। आप सार्क के किसी और मुल्क से पूछ लें कि हिंदुस्तान का किरदार एक खिते के एक अंदर एक जो म्यूचुअली कलेक्टिव जो आप मुल्क रह रहे होते हैं उसमें उसका किरदार क्या है। वो हमेशा से ही उसका किरदार जो है वो ऑड वन आउट ही रहा है। वो किसी के साथ एसिमिलेट नहीं करता। हमारे से तो रोजे अव्वल से उसकी दुश्मनी है ही है। तो जिनके साथ उसने दोस्तियों के रिश्ते बनाए हुए थे, जैसे बांग्लादेश है, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, वो इतने ज्यादा इससे इस बात पे अब मुतनफर हो चुके हुए हैं कि जितना बुरा पार्टनर और जितना बुरा हमसाया ये मुल्क है, आपको इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसका कंपैरिजन आप इवन कॉलोनियल पीरियड से भी नहीं कर सकते। इवन कॉलोनियल माइंडसेट भी आपके रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइट नहीं करता जितना कि हिंदुस्तान करता है। और साथ में ये कि हिंदुस्तान का जो अडानी है उसकी ब्लैक वाटर के अंदर पार्टनरशिप है और ब्लैक वाटर जो है वो श्रीलंका और भूटान और मालदीव और नेपाल के अंदर प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तो ये जिस तरह से उन मुल्कों को एक्सप्लॉइट करते हुए अब चीन उनको सहारा दे रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे रहा है, तो ये वही कुछ पाकिस्तान के साथ भी करना चाहते हैं। और यही इनकी दरीना ख्वाहिश है कि जिस तरह से हमने बाकी मुमालिक के साथ किया है और बड़े अरसे के बाद अब चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है तो वो हमारे हाथ से निकल रहे हैं, तो पाकिस्तान पे ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों नहीं कर सके हैं। और यही इनका सबसे बड़ा जो है वो एक बुग़्ज़ है जिसको ये अपने अंदर पाल रहे हैं। आप इसकी गुजरात की कल की मोदी की तकरीर सुने,
उसमें एक झूठ के बाद दूसरा झूठ है, तीसरा झूठ है, चौथा झूठ है, तो हमें और आपको फर्क नहीं पड़ता। उसमें एक झूठ है कि पाकिस्तान के सारी एयर बेसेस हमने बर्बाद कर दी, दूसरा झूठ है कि पाकिस्तान ने डर कर बौखला कर सफेद झंडे लहरा दिए, तीसरा झूठ है कि पाकिस्तान जो है वो माफी मांगने आ गया। तो एक सीरीज है, एक बेशर्मी के यकीनन बाद इनकी एक और झूठ की बेशर्मी सीरीज है है। और बयानिया भी झूठा है। शाजिया चीमा हमारे साथ मौजूद थी। एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन जो सफ़ेद झंडे थे वो तो हमने दिखाए थे कि किस तरह भारत ने लहराए थे। तो झूठ पे झूठ भारत की जानिब से बोला जा रहा है। मोदी सरकार का जो बयानिया वो बुरी तरह पिट चुका है और दुनिया देख रही है सिफारती सतह पर कितनी कामयाबी पाकिस्तान को मिल रही है। आने वाले वक्तों में प्रोग्राम में इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अभी आपको बताते चले कि गुज़श्ता रोज पेशावर में एहतजाज करने वाले पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा बानी PTI की रिहाई के लिए कायम एहतजाजी कैंप पर हमले के इल्जाम में दर्ज किया गया। FIR में सदर पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली बाचा और सेक्रेटरी जनरल हमायूं खान समेत दीगर PP रहनुमाओं को मुल्जिम नामजद किया गया है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानतें करा ली हैं। ये क्या मामला है, बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। यासिर, एहतजाज किस सिलसिले में हो रहा था और ये मुकदमा फिर किस सिलसिले में दर्ज हो गया? जी देखिए, ये एहतजाज बाकायदा 25 दिन पहले ही जो है इसको अनाउंस किया गया था और इसकी बाकायदा जिले इंतजामिया की जानिब से जो है NOC भी जारी की गई थी। यानी सूबाई हुकूमत जानती थी कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज है। वो एहतजाज जो है सूबा बचाओ तहरीक के हवाले से इसको उन्वान दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ करप्शन की बातें जो है सामने आ रही हैं और वो बाकायदा इस हवाले से स्पीकर KTK जो है वो इजलास भी चेयर्स कर रहे हैं। जैसे एक ही सिर्फ जिले में 40 अरब रुपए का जो स्कैंडल सामने आया, इस तरह 19 अजला में मजीद जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, मालूमात की जा रही है कि वहाँ कितने जो है करप्शन की गई है। साथ में अभी जो पीपल्स पार्टी का गुज़िश्ता रोज इजलास था तो उसमें सूबाई क़यादत भी थी और मरकजी क़यादत के कुछ अरकान भी आए हुए थे, जिनमें नजमुद्दीन भी थे, सेक्रेटरी जनरल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमायूं खान वो भी थे और सूबाई सदर समेत जो जिले और सूबाई क़यादत है वो भी मौजूद थी। और प्रोटेस्ट इंतहाई पुरअमन तरीके से किया जा रहा था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर। लेकिन कुछ अदद कारकुनान थे, उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि ये खैबर रोड है और यहाँ पर रेड जोन भी यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ नामालूम अफराद जो कि पुलिस SSP की जानिब से भी वर्जन आया कि कुछ निकाबपोश अरकान थे, लोग थे, कारकुन की टोलियों में शामिल हुए और उन्होंने रेड जोन जाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की जानिब से जबरदस्त शेलिंग की गई। लेकिन इसी दौरान अब ये नहीं मालूम हो सका अभी तक, या नॉमिनेट नहीं किए गए बाय नेम कि ये PTI का कैंप किसने जलाया। देखिए, यहाँ पर सूबाई हुकूमत है PTI की, तो यकीनन PTI की ही हुकूमत जो चाहेगी वही होगा। यानी पुलिस ने अब दोनों तरफ से कार्रवाइयाँ की, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा आज जो अदालत से उन्होंने बेल भी ले ली है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि वो अब वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे और वो सूबा बचाओ तहरीक जो है इसका दायरा कार भी बढ़ाएंगे। तो ये सूरत हाल है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने कल पुरअमन एहतजाज कॉल कर रखा था, लेकिन इस पुरअमन को सबूताज करने के लिए चूंकि पुलिस का वर्जन भी सामने आया है, कुछ नामालूम अफराद इस रैली में दाखिल हुए, इस मजमे में दाखिल हुए और उन्होंने ये तमाम तर कार्रवाइयाँ की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यासिर हुसैन हमें आगाह कर रहे थे। और कल हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से KP में एहतजाज किया गया और जो अभी करप्शन की कुछ स्टोरी सामने आ रही थी, कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही थी जिस पर इस वक्त काफ़ी हम देख रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि हम इस करप्शन के खिलाफ एहतजाज करते हैं। सूबा बचाओ तहरीक जो है वो शुरू कर रहे थे। एहतजाज जब शुरू हुआ तो उस वक्त पुलिस ने उन पर शेलिंग कर दी, उन पर अब मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। आने वाले दिनों में भी इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन हो जाएं होशियार। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की जारी एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 18 करोड़ 40 लाख से ज्यादा पासवर्ड्स, ईमेल्स और वेब सर्विसेज मालूमात लीक होने का इंकशाफ हुआ है। मालूमात अवामी सतह पर एक ऐसी इनक्रप्टेड फाइल में दस्तयाब थी जिसे कोई भी इंटरनेट सारिफीन बगैर किसी तौसीक के देख सकता था। तो ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है, बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद मुनाफ मजीद साहब ने, जो कि चेयरमैन साइबर सिक्योरिटी पाशा हैं। मुनाफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो मुनाफ साहब डिजिटल डकैती हो गई है और बहुत से लोग इस वक्त हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि अब किन किन लोगों का डाटा जो है वो लीक हुआ है, ये कैसे पॉसिबल हुआ और इससे बचने का क्या तरीका है हमारे पास? देखिए, साइबर हैक्स होते रहते हैं आमतौर पर नॉर्मली। उसके मुख्तलिफ वजूहात भी होती हैं। लोग अपने पासवर्ड्स वगैरह सेव भी कर लेते हैं। लाजमी नहीं कि वो खुद उनका डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन जहाँ पे उन्होंने अपने लॉगिन पासवर्ड्स बनाए हुए हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं।
इस स्पेसिफिक ब्रीच के अंदर जो है ऑलमोस्ट 167 मिलियन प्लस लॉगिन कॉम्प्रोमाइज हुए वर्ल्ड वाइड, जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ सोशल मीडिया के लॉगिन हैं, आपके हो सकते हैं एप्पल के हों, गूगल के हों, फेसबुक के हों, तो उसमें हर तरह की कैटेगरी और हर तरह के लोग हैं यहाँ पे जो है। अब हम लोग भी माशाल्लाह से फेसबुक भी यूज करते हैं, हम लोग एक ही लॉगिन है वो कई जगह पे यूज कर रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम में से भी काफी सारे लोग इस पे अफेक्टेड हुए हों इस चीज के अंदर जो है। अच्छा मोहम्मद मुनाफ साहब, ये भी बताइएगा कि इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो अब यूज ही सोशल मीडिया करते हैं, चाहे वो सारी ऐप्स हों जिसके बारे में जिक्र किया गया है, तो इन सारे सिनेरियो से बचा कैसे जा सकता है कि आपका डेटा लीक ना हो? देखिए बहुत इसमें आसान सी चीज है। हम जिस तरह अपने घरों को बचाते हैं ना, हम अपने जो है बैंक्स के एटीएम नहीं देते, पिन्स नहीं देते, इस तरह में हर चीज को जो है वो देना नहीं चाहिए। वन ऑफ द मेजर थिंग जो हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते। हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हम ज्यादातर जो यूज कर रहे हैं वो पायरेटेड यूज कर रहे हैं। तो पहले तो उसको लाइसेंस किया जाए ताकि जो पैच वगैरह जो दिए जाते हैं वो पैच मैनेजमेंट आपको मिल जाए, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग जो है, हमारे पास एंटीवायरस जो है वो हमारे पास कोई भी नहीं है, एंटी मेलवेयर कोई भी हम इंस्टॉल नहीं करते, क्योंकि हमने लाइसेंस सिस्टम ही नहीं किया। तो जब हम एंटीवायरस इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो जो हम लोगों ने जो दूसरे तरीके उसको लाइसेंस बनाने की यूज किया उसको उड़ा देते हैं। तो एक तो ये चीज भी कीजिए कि एंटीवायरस आपका जो है एंटी मेलवेयर के जो सॉफ्टवेयर हो गए, बिट डिफेंडर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का अपना हो गया डिफेंडर, उन चीजों को जो है बेसिकली इंस्टॉल किया जाए। उसके अलावा जब हम फोन की बात करते हैं, चाहे वो एप्पल हो चाहे वो एंड्रॉइड के फोन हो, हम बहुत सारे बार, हम नहीं तो हमारे बच्चे उनमें मुख्तलिफ किस्म की गेम्स इंस्टॉल कर लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि वेरीफाइड भी नहीं होते और वो वहां से भी स्टील कर लिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि पहले तो आपको ये चेक करना होगा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स इंटरनेट पर अवेलेबल है जिसमें वो ये बता देंगे कि आपका ईमेल एड्रेस कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। और या मैं क्लियर कर दूं कि जो ब्रीच हुआ ये प्राइमरली ईमेल का ब्रीच है, कि आपके ईमेल का डेटाबेस लीक हुआ है। ये नहीं हो रहा कि आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स लीक हो गए। तो अगर आप ईमेल पे लॉग इन कर रहे हैं वाया योर ईमेल एड्रेस, देन यस इट इज अ हाईली प्रोबेबिलिटी आप एक बार चेक कर लेंगे कहीं वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। इसी तरह हमारे अंदर आदत जो होती है लोगों की कि एक ही ईमेल अकाउंट और एक ही पासवर्ड यूज करते हैं, तो अगर आप उन वेबसाइट्स आपको बता देंगी कि जी आपका लॉगिन कोई उन जगहों पर मौजूद तो नहीं है, तो उसके लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आता है जो कि तकरीबन हर जगह पे आ गया, फेसबुक में भी आ गया है, गूगल पे भी आ गया है, हर जगह पे मौजूद है। तो वो काइंडली अनेबल करें ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपका पासवर्ड लीक भी हो जाए तो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से एक हद तक आपकी प्रोटेक्शन हो सके। अच्छा मुनाफ साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने खुद भी अभी जिक्र किया कि लोग बहुत लेजी हैं। अभी भी कुछ लोगों से बात हुई तो उनसे कहा कि आपने पासवर्ड जो है वो तब्दील कर लें, तो उन्होंने कहा हमें याद ही नहीं है। फिर ईमेल अगर उनको याद है लेकिन उसका पासवर्ड भी याद नहीं है। तो अगर इतनी एप्लीकेशंस यूज़ की जा रही हैं और एक ही ईमेल के ज़रिए और एक ही पासवर्ड वहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो हमें भी कोई टेक्निक बताएं, लोगों को भी थोड़ा सा आगाह करें कि वो किस तरह से इसको महफूज बना सकते हैं और इसको लिख के फिर कहाँ रखें हम। देखिए असल में पासवर्ड ये यूजर की गलती नहीं। जब पासवर्ड लीकेज की बात होती है तो उसमें यूजर की गलती नहीं होती, क्योंकि यूजर ने तो अपने पासवर्ड उस वेबसाइट को स्टोर कर दिया। हाँ, एक एडवाइस मैं जरूर दूंगा, एक ही पासवर्ड हर जगह यूज नहीं करें। हर वेबसाइट का अलग अलग पासवर्ड रखें ताकि आपके यूनिक पासवर्ड हो, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपका डेटाबेस कभी लीक हो। देखिए पासवर्ड आज नहीं तो कल वो जो है अगर कोई डेटाबेस किसी का हैक होता है, कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो दुनिया का बड़े से बड़ा सिस्टम हो या छोटे से छोटा सिस्टम हो, इट इज हैकेबल नंबर वन। और आपकी जो पासवर्ड चाहे कंपनी कितनी के हमने इंक्रिप्शन की हुई है, वो इंक्रिप्शन आज नहीं तो कल पॉसिबल है उस इंक्रिप्शन को तोड़ना। जैसे पुरानी इंक्रिप्शन थी वो सब टूट चुकी है इस वक्त जो है। अब उसका यही तरीका है कि हर वेबसाइट पे एक ही पासवर्ड यूज नहीं करें, नया करें। और सबसे पहले तो आप ये अगेन डिफाइन करें कि क्या आपका ईमेल वाकई में कॉम्प्रोमाइज हुआ या नहीं हुआ। उन वेबसाइट्स पे जाके आप चेक कर लें कि आपका ईमेल हैव आई बीन ओन्ड की करके एक वेबसाइट है, वो वहां सिर्फ ईमेल डालिएगा। और मैं नाजरीन को एक एडवाइस स्पेशली यहाँ पे देना चाहूंगा, हो सकता है आपको इस किस्म की मैसेजेस आए, हो सकता है आपको इस टाइप की एड्स आए जिसमें को आप इस वेबसाइट पे चेक कर लें और वो आपसे पासवर्ड मांगे, तो कभी भी आप पासवर्ड नहीं देंगे, आप सिर्फ अपना ईमेल देंगे कि भाई ये ईमेल कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उसमें अगर कहीं भी ये लिखा है कि जब अपना पासवर्ड भी डाल दें तो मेक श्योर करें फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं जो आपसे उल्टा आपका पासवर्ड लेती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर वेबसाइट का आपका एक सेपरेट पासवर्ड हो, एक ही पासवर्ड नहीं हो आपका। और जो लोग ये कहते हैं मैं पासवर्ड याद नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली अगर ये वही बात है कि वो अपना एटीएम का पिन कोड भूल जाएं या घर की चाबी भूल जाएं। अच्छा मुनाफ साहब, आखिर में ये बताइएगा कि ये भी कोई साइंस इसमें है कि मुश्किल पासवर्ड अपना रखें और आसान रखें, और अगर मुश्किल रखते हैं तो ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट नहीं होता?
बिल्कुल है। इसके अंदर जो लॉजिक है, मैं आसान से अल्फाजों में अपने नाजरीन को ये बता देता हूँ कि आप कोई जुमला सोच ले। मिसाल के तौर पे आप कभी भी अपने पासवर्ड को अपने बच्चा, बेटी, फैमिली नेम को इन चीजों पे नहीं रखें। आपका कोई एक पसंदीदा जुमला सोच लें, उसका पहला, हर किसी का पहला करैक्टर ले लें, सेकंड करैक्टर, लेकिन मेक श्योर करें उसके अंदर आपका कैप्स लॉक एक कम से कम कैपिटल लेटर हो, आपका जो एक कम से कम न्यूमेरिक हो, न्यूमेरिक मीन 1 से लेकर 9 तक का कोई डिजिट हो, एक स्पेशल करैक्टर मीनिंग के डॉट इज अ स्पेशल करैक्टर, ब्रैकेट इज अ स्पेशल करैक्टर, इक्वल इज अ स्पेशल करैक्टर, और उसके बाद कम से कम वो 8 करैक्टर का हो। यानी आपका पासवर्ड जो ये नहीं हो सकता कि ABCD, ये नहीं हो सकता। मिनिमम 8 डिजिट रखें और 8 से जितना आगे आप जा सके उतना ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरह आप याद रखने का अपने तौर पे हर एक बंदे की अपनी अपनी मेमोरी होती है, वो अपने पास एक महफूज तरीका अपना ले, कोई जुमला याद कर ले, कोई फिल्म का नाम याद कर ले, कोई डायलॉग याद कर ले, उसके फ्रेजेस वो यूज कर ले, या कॉम्बिनेशन बना ले। मिसाल के तौर पे आपने कोई जुमला याद किया, कोई सन याद किया, कोई ऐसी चीज याद की, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप कोई यूनिक चीजें करें जो और किसी को नहीं पता। ऐसी चीजें इस्तेमाल ना करें जो दुनिया को पता हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मुनाफ मजीद साहब, आपने बड़े जबरदस्त अंदाज भी दिया और आपने कहा कि मुश्किल चीज याद रखने का तरीका भी बता दिया। इमरान ने पासवर्ड रख लिया, पासवर्ड बस ताकि याद रहे जब एंटर। लेकिन अगर मेमोरी आपने बढ़ानी तो आप बादाम खाया करें। नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है आपका कोई पासवर्ड ऐसा तो नहीं, माई लव समथिंग समथिंग। मुझे किसी ने कहा कि आप मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो बादाम खाएं, लेकिन मैं बादाम खाना भी भूल जाता था। बहरहाल फिलहाल हमें यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। जी, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक। वेलकम बैक। अब प्रोग्राम में कुछ बात करते हैं ईद कुर्बान की रौनकों की। तो जनाब, ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत तमाम बड़े शहरों में मंडियों में रश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जानवरों की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा रखे हैं। व्यापारी महंगाई, चारा, किरायों और दीगर अखराजात को कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह करार दे रहे हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे सुहेल रब हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन किया है इमरान भट्टी ने। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का। सुहेल रब से जानते हैं, जी बताइएगा कराची की मंडियों की क्या सूरत हाल है, खरीदारों का क्या कहना है और व्यापारी क्या कह रहे हैं? मैं इस वक्त सफारी पार्क के साथ KMC ग्राउंड में लगी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। और अगर हम ये बात करें कि हुकूमती सतह पर यहाँ पर जो है वो कितनी जो मवेशी मंडियाँ हैं वो कानूनी करार दी गई हैं, तो इस हवाले से जो है वो कमिश्नर कराची के 9 मई के नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर कराची में अंदरून शहर जो है वो नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 मंडियाँ जो है वो कानूनी करार दी गई हैं, जिनमें से एक ये मंडी है जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ KMC ग्राउंड सफारी पार्क के साथ। वेस्ट की जो जैसे हमने बात की तो उसमें तेसर टाउन के अलावा वेस्ट में जो है वो 2 मज़ीद मंडियां जो है वो कानूनी करार दी गई हैं, जिसमें एक रसूल बख्श गोट में है और उसके अलावा जो है वो एक मंडी जो है वो इसके अलावा जो है वो बिल्किस चौक UC 1 पर है। और इनमें अगर हम इंतज़ामात के हवाले से बात करें तो यहाँ पे ख़ासे माकूल इंतज़ामात हैं, लाइटिंग के भी, और जिस तरीके से शदीद गर्मी शहर में इस वक्त पड़ रही है तो उस हवाले से जो है वो जो आगे शटर्स वगैरह जो लगाए गए हैं जानवरों के सरों पर वो भी एक अच्छी तादाद में लगा दिए गए हैं। इसके अलावा पानी की फराहमी भी इन मंडियों में बिला तातुल जो है वो की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल रब, हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। लाहौर का रुख करते हैं। इमरान भट्टी, आप बताइएगा लाहौर में कितनी जगहों पर ये मवेशी मंडियाँ लगी हैं, वहाँ पर कैसे इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही शहर लाहौर में आर्जी मंडियों के क़याम के लिए जगह का तयन कर लिया गया है। लाहौर शहर में 6 मवेशी मंडियाँ कायम की जाएंगी, जिनमें से एक जो है मुस्तकिल होगी, जबकि 5 आर्जी मंडियाँ कायम की जाएंगी। शाहपुर कांजना की जो मवेशी मंडी होगी वो मुस्तकिल होगी, जबकि इसके अलावा 5 जो मंडियाँ होंगी वो आर्जी तौर पर कायम की जाएंगी, जिनमें तहसील वागा में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अड्डा रक्षबील है, वहाँ पर मवेशी मंडी कायम की जाएगी। इसके बाद तहसील निश्तर में जो है वो काना काछा के पास जो है मवेशी मंडी कायम की जाएगी। इसी तरह रावी की तहसील में, कैंट की तहसील में और फिर रायविंड की जो तहसील है वहाँ पे नसार स्पिनिंग मिल्स के पास जो है आर्जी मवेशी मंडी की कायम की जाएगी। मवेशी मंडियों के कायम जो है होने के बाद इनको
28 मई के बाद जो है ऑपरेशनल किया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे मंडी में जो है 2 कैंप लगाएंगे, शिकायत सेल जो है वो भी कायम किया गया। इसके अलावा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की जानिब से भी कैंप लगाया गया कि अगर यहाँ पे जो जानवर आते हैं, अगर जानवर को बीमार हो जाता है, किसी किस्म का जानवर को मसला बनता है, तो लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट का जो कैंप लगाया गया वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो भी मौजूद है, उनसे रहनुमाई ली जाती है, वहाँ से वैक्सीनेशन भी है, जानवरों की जाती है, मेडिसिन जो जानवरों की वहाँ पे रखी गई है। चंद दिन बाकी हैं अभी मंडी ईद उल अज़हा में, तो ऑपरेशनल जो बाकी आर्जी मंडियां हैं वो 5 जो आर्जी मंडियां वो 28 के बाद ऑपरेशनल होंगी। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमरान भट्टी, आपने लाहौर से आगाह किया। इस वक्त हम देख रहे हैं रश कुछ ज़्यादा नहीं है, गर्मी भी चूँकि बहुत ज़्यादा है, लोग ईद के बहुत करीब जाके जानवर खरीदते हैं, तो अगर अभी ले लेंगे तो आपको सस्ते में मिलेंगे, अभी सस्ते में मिलेंगे और आगे जाकर भी वैसे मौके पर भी जब लेते हैं तब भी सस्ते में मिलते हैं। तो इमरान मेरे ख्याल से मौके पर ही जाएगा, मैं अभी जा रहा हूँ चांद रात पे जाएगा और कोई बकरा पसंद करके लेकर आएगा अपने लिए, मुझे लग रहा है ऐसा। लेकिन आने वाले वक्तों में भी प्रोग्राम में इस हवाले से बात करते रहेंगे, क्या भाव ताव है, क्या रेट चल रहा है, इस हवाले से आपको आगाह रखेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत।